हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 के दिसंबर में विद 99.82 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है। इस समय मैं हिस्ट्री की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट चलाए जा रहे हैं। उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और पाषाण एज कंप्लीट हो चुका है। कल मैंने स्टार्ट करा था सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने ये भी बताया था कि सैंधव सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ मिलता है और उसके बाद भारत में विस्तार। आज जो विस्तार की बात चल रही है तो आज सैंधव सभ्यता के विस्तार की बात चर्चा होगी। तो जो पहला टॉपिक पड़ेगा वो पड़ेगा सैंधव सैंधव सभ्यता सैंधव सभ्यता का विस्तार। ठीक है, सैंधव सभ्यता के विस्तार पर चर्चा होगी आज। कल मैंने थोड़ा सैंधव सभ्यता के विस्तार के बारे में बताया भी था। मैंने ये बताया था कि सैंधव सभ्यता का विस्तार जो है वो मुख्यतः 3 देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने मैप भी बनाया था जो सही बना नहीं था। ऐसे था करके कुछ ऐसे आके ऐसे ऐसे था और भारत का मैप ये ऐसे। तो यहाँ से ये जो देश पड़ता है ये पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ से थोड़ा जो पड़ता है ये अफगानिस्तान पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो सिंधु नदी है उसकी बहुत सारी सहायक जो नदियाँ हैं, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है, उनका जो क्षेत्र था, उनका जो उपजाऊ मैदान था, वहाँ पे एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ आज से, यानी आज इस समय से 4600 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया था। मैंने ये भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब उत्खनन कार्य कराया जा रहा था तो सबसे पहले हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज की गई थी, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। आज बात चल रही है कि सैंधव सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो वर्तमान में जो अगर देखा जाए तो इस सभ्यता का जो विस्तार देखने को मिलता है, सैंधव सभ्यता का विस्तार जो देखने को मिलता है वो अफगानिस्तान में मिलता है। कहाँ? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और भारत में, और भारत में मुख्यतः देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने अफगानिस्तान में 2 स्थानों के बारे में जिक्र भी किया था, उसके दोनों के नाम थे मुंडेगाक, एक का नाम था मुंडेगाक, दूसरा था सोरतुघई, सोरतुघई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई थी। फिर मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान के विस्तार की बात चल रही थी तो पाकिस्तान में 3 स्थान थे। ठीक है, पाकिस्तान में 3 स्थान थे। एक था पंजाब, ये पंजाब प्रांत वो है जो पाकिस्तान में है। ठीक है, दूसरा मैंने ये बताया था कि पंजाब प्रांत हो गया, सिंध था। क्या था? सिंध था, सिंध भी प्रांत था एक। और तीसरा जो था वो था बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ से इन ये जो स्थान में बता रहा हूँ, जो ये स्थलों की बात चल रही है सैंधव सभ्यता के विस्तार की, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो अब बात चल रही है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में जो मुख्य स्थान है वो देख लेते हैं। सुतकानगेडोर है। क्या है? सुतकानगेडोर, सुतका को है। क्या है? सुतका को है, सुतकानगेडोर, सुतका को है, और क्या है? बालाकोट है और डाबरकोट है। क्या है? बालाकोट, बालाकोट और डाबरकोट। बालाथल है, बालाकोट और डाबरकोट है। ठीक है, ये चीज मैंने कल ही बता दी थी कि सुतकानगेड और सुतका को, बालाकोट और डाबरकोट जो पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। अब अगर पंजाब प्रांत की बात आ जाए तो पंजाब प्रांत में मैंने क्या बताया था, पंजाब प्रांत में जो मुख्य स्थान थे जैसे हड़प्पा था, डेरा इस्माइल था। क्या था? हड़प्पा था, डेरा इस्माइल है, डेरा इस्माइल खां, ये स्थान का नाम है डेरा इस्माइल खां। गनेरी था, जलीलपुर था, जलीलपुर,
क्या था? जलीलपुर था, हड़प्पा हो गया, डेरा इस्माइल खां हो गया, गनेरी हो गया, जलीलपुर हो गया। ठीक है, इतने स्थान इसमें आते थे। इसके बाद बात आती है सिंध प्रांत की आ रही थी, तो इसमें आ रहा था चन्हूदड़ो आ रहा था। क्या रहा? चन्हूदड़ो आ रहा था, चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो। फिर क्या था? अली मुराद है, अली मुराद, अली मुराद था। और क्या पढ़ता था? चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, जुदीर जोदड़ो था, जुदीर जोदड़ो, जुदीर जोदड़ो एक स्थान पढ़ता था। और एक स्थान पढ़ता था रोजदी भी है शायद, आमरी है। क्या है? आमरी है, कोट दीजिए, आमरी है और कोट दीजिए, ये पूछा भी जाता है, कोट दीजिए, ये स्थान कहाँ पड़ते हैं। तो ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि पाकिस्तान में 3 प्रांतों में हड़प्पा सभ्यता के जो है साक्ष्य देखने को मिलता है। पहला पंजाब प्रांत में हड़प्पा है, डेरा इस्माइल खां है, गनेरी है, जलीलपुर है। सिंध प्रांत में पड़ता है चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, जुदीर जोदड़ो, आमरी, कोट दीजी। बलूचिस्तान में सुतकानगेडोर, सुतकाकोट, बालाकोट और डाबरकोट में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कल ये हो गया था, मैंने ये बता दिया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके विस्तार की बात चल रही थी। अब बात आती है कि भारत में इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो अगर आ जाए भारत में विस्तार की बात, और हाँ एक टॉपिक और बता देता हूँ कि इसका जो विस्तार है वो कैसा देखने में था। तो ये चतुर्भुजाकार था, हालांकि इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है, चतुर्भुजाकार, यानी जो सबसे पश्चिमी बिंदु था हड़प्पा सभ्यता का, उसका नाम था सुतकांगेडोर। क्या बता दो? जो अभी मैंने बलूचिस्तान के प्रांत में बताया, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ये कहाँ पड़ता था? दास्क नदी के किनारे पड़ता था, दास्क नदी। ठीक, इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु था इसका हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का, वो पड़ता था मांडा। ये पड़ता था चिनाब नदी के किनारे। और चिनाब नदी जो पड़ती है ये पड़ती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगर उत्तरी बिंदु की बात करी जाए, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, वो था आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, हिंडन, हिंडन नदी। पूछा जाता है किस नदी के किनारे? हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश की बात है। ठीक है, और जो चौथा है, यानी सबसे जो दक्षिणी बिंदु है जहां तक विस्तार इसका देखने को मिलता है, उसका नाम है दैमाबाद। क्या? दैमाबाद। ये स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर। कौन सी नदी है? प्रवरा, प्रवरा नदी। ये चीज समझ में आ गई होगी। कल मैंने बताया था कि जो इसका उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी जो विस्तार देखने को मिलता है वो 1600 किलोमीटर का मिलता है। कितना मिलता है? 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और जो उत्तरी और जो दक्षिणी विस्तार देखने को मिलता है ये मिलता है 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। इस तरह से अगर देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण विस्तार, क्या संपूर्ण क्षेत्रफल अगर देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो निकल के आता है 12,96,000, 12,96,000। और कितना है? 12,99,000 है। कितना है? 99,000 है, 600 वर्ग किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, इसका क्षेत्रफल जो है। और ये जो विस्तार देखने को मिलता है ये चतुर्भुजाकार नहीं है। ठीक है, ये जो विस्तार देखने को मिलता है ये बिल्कुल त्रिभुजाकार इस टाइप में बनता है। ठीक है, तो इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? विस्तार क्षेत्र जो है ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है वो त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये विस्तार देखने को मिलता है चारों तरफ। यह दैमाबाद, क्षेत्रफल मैंने बता दिया 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो मिलता है त्रिभुजाकार था। ठीक है,
अब बात आ रही है कि इसकी बात मैंने बता दिया, अफगानिस्तान में इसका विस्तार, 2 ही स्थान इसके मिलते हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में हो गया है। अब बात आ रही है कि भारत में सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो मैं इधर इसको लिख देता हूँ, भारत में सैंधव सभ्यता का विस्तार। ठीक है, आप ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो इससे मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ये वाला हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, भारत में सैंधव सभ्यता का विस्तार। तो भारत में सैंधव सभ्यता का जो विस्तार है, भारत में सैंधव सभ्यता का विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ में देखने को मिलता है, वो मिलेगा। कौन कौन से प्रांत हो जाएंगे, तो पंजाब हो जाएगा पहला, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो ये प्रांत जो है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ से किसके विस्तार के क्षेत्र के बारे में पता चलता है, भारत में सैंधव सभ्यता के विस्तार के बारे में पता चलता है। तो मुख्यतः कौन कौन से हैं, मुख्यतः में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है पंजाब आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा में देखने को मिलेगा इसका विस्तार, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, फिर क्या जाएगा, गुजरात आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से दैमाबाद मिला है, महाराष्ट्र हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश आदि। यानी इन स्थान पर क्या क्या, इनके सैंधव सभ्यता के स्थल मिलते हैं, इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो अगर बात आ जाए पंजाब की, किसकी बात आ जाए, पंजाब की आ जाए, तो देख लेते हैं पंजाब में कौन कौन से स्थल जो हैं हड़प्पा सभ्यता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उनके बारे में मिलता है। तो पहला स्थान जो मिलता है वो मिलता है संघोल है, क्या है, संघोल है, एक है बाडा, ठीक है, एक है चक 86, चक 86, चक 86, ठीक है। और कौन सा स्थान मिलता है, दूसरा स्थान जो मिलता है वो रोपड़ मिलता है, क्या मिलता है, ये बहुत फेमस है रोपड़। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, ये पंजाब में पड़ता है, रोपड़ स्थान जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। और एक और स्थान है जिसका नाम है कोटला निहंग, कोटला निहंग, ठीक है, कोटला निहंग। अब दूसरा स्थान जो पंजाब हो गया, अब बात आ रही है हरियाणा की। हरियाणा में कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, तो हरियाणा के कुछ स्थान है देख लेते हैं। मीताथल है, क्या है, मीताथल, हरियाणा में क्या हो जाएगा, मीताथल हो जाएगा, बनावली हो जाएगा, रिसावल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बनावली, बनावली हो जाएगा, रिसावल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीताथल हो जाएगा, बनावली हो जाएगा, रिसावल हो जाएगा, राखी गढ़ी, यहाँ का जो फेमस स्थान है वो क्या है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीताथल बहुत इंपॉर्टेंट है, बनावली है, ठीक है, यहाँ से मिट्टी के बने हल मिलते हैं, तो राखी गढ़ी हो जाएगा, दौलतपुर हो जाएगा, दौलतपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दौलतपुर है, भिराना है एक स्थान, और बालू, यहाँ से क्या मिलते हैं, ये भी स्थान है, ठीक है, यहाँ से क्या मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब बात आ रही है कि गुजरात की, किसकी आ रही है, गुजरात की। तो गुजरात में कौन कौन से, इनका जब पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, एक तरफ हड़प्पा सभ्यता के स्थल दिए गए होते हैं और दूसरी तरफ राज्य दिया गया होता है कि कोटला निहंग किस राज्य में पड़ता है। ऑप्शन दिया होगा पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान, इस टाइप से आएगा, मैचिंग में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर गुजरात की बात करी जाए तो कच्छ के रण की क्षेत्र की बात करी जाए तो एक आता है देसलपुर, क्या आता है, देसलपुर, कच्छ के रण में पड़ता है, देसलपुर हो जाएगा, सुरकोटदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुरकोटड़ा या सुरकोटदा, सुरकोटदा हो जाएगा, ठीक है। धौलावीरा यहीं से मिलता है, कहाँ मिलता है, धौलावीरा जो है गुजरात में मिलता है, धौलावीरा मिलता है। अगर ये तो कच्छ के रण की बात हो गई। अब अगर खंभात की खाड़ी में आए तो रोजदी मिलता है, क्या मिलता है, रोजदी हो जाता है, प्रभास पाटन हो जाता है, प्रभास पाटन,
बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। पादरी हो जाता है, क्या हो जाता है? पादरी, एक स्थान है पादरी। और क्या पड़ जाएगा? रोधी हो गया, प्रभास पाटन। कुंतासी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुंतासी, ये हो जाएगा, कुंतासी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? लोथल आ जाएगा, रंगपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और रंगपुर भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब देख लो कि कुछ नाम जो हैं बहुत पढ़े लिखे मिल रहे होंगे। मालवड़, एक स्थान और आ जाता है, वो है मालवड़, मालवड़ आदि। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लोथल कहाँ मिलता है? रोजदी है, ठीक है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है, ये पूछा जाता है। ये राखी गढ़ी है, हरियाणा में पड़ता है। बनावली यहाँ पड़ता है। रोपड़ यहाँ पड़ता है। संघोल पंजाब में पड़ता है। इसी तरह से अगर उधर की बात करी जाए, पाकिस्तान में सिंध प्रांत की, ठीक है, जनहुदड़ो कहाँ पड़ता है, जुदीर जोदड़ो कहाँ पड़ता है, ये स्थान देखने को मिलते हैं। ये हो गया पंजाब, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया। अब अगर राजस्थान की बात आ जाए, कहाँ आ जाए? राजस्थान की बात आ जाए, तो राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तो राजस्थान में जो है केवल दो ही स्थान मिलते हैं, कालीबंगा, कालीबंगा और बालाथल, कालीबंगा और बालाथल, बालाथल। यहाँ से सैंधव सभ्यता का जो है विस्तार देखने को मिलता है। अब बात आ रही है, गुजरात हो गया है, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र में केवल दाइमाबाद आता है। कहाँ आता है? महाराष्ट्र में केवल दाइमाबाद आता है। महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा? केवल दाइमाबाद आता है, दाइमाबाद हो जाएगा। और लास्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखो कौन से आ जाएंगे? आलमगीरपुर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आलमगीरपुर आ जाएगा। हुलास आ जाएगा, एक स्थान पड़ता है हुलास। बड़गांव पड़ता है, बड़गांव पड़ता है, ठीक है। सहारनपुर पड़ता है, क्या पड़ता है? आलमगीरपुर। सनौली हो गया और मांडी, क्या दो स्थान हो ना? सनौली बागपत में पड़ता है, सनौली हो जाएगा। और एक स्थान है मांडी, जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है। इन स्थानों से जो है सैंधव सभ्यता का भारत में विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये सब चीज समझ में आ रही होगी कि सैंधव सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में किन किन स्थानों पे मिलता है। अब ये जो सभ्यता थी, ठीक है, ये जो सभ्यता थी यानी सैंधव सभ्यता जो थी, अपने समकालीन यानी इसी के टाइम पीरियड में अन्य सभ्यताएं भी हुई, जिनका नाम था मिस्र थी या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इन सभी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी, क्या थी? सबसे बड़ी थी, ठीक है, और सबसे विस्तृत भी थी। ये वाला इरेज कर रहा हूं, आप वो लोग नोट कर लीजिए तब तक। यानी जो इसकी समकालीन सभ्यताओं की बात करी जाए तो कौन कौन सी आ जाएंगी? इसके समकालीन सभ्यताएं, अगर सैंधव सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं की बात करी जाए, समकालीन, इसकी समकालीन में तो मिस्र आ जाएगा, मिस्र की सभ्यता आ जाएगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता आ जाएगी, मेसोपोटामिया, जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन सभी सभ्यताओं से क्या थी? इनसे भी ज्यादा थी, क्या थी? विस्तृत थी, क्या थी? विस्तृत सभ्यता थी। कौन? सैंधव सभ्यता जो थी इनसे भी अधिक विस्तृत सभ्यता थी। इसी भौगोलिक विस्तार को देखते हुए, यानी सैंधव सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने, ये एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने इसके भौगोलिक विस्तार को देखते हुए, ठीक है, एक बहुत बड़े साम्राज्य की यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी बोला है। क्या बोला है? जुड़वा राजधानी, एक बहुत बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला। किसे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला गया है? किसने बोला? तो स्टुअर्ट पिगट नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसके सैंधव सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक महान साम्राज्य, बड़े साम्राज्य का क्या बोला है? जुड़वा राजधानी भी बोला है, ठीक। अब बात आती है कि सैंधव सभ्यता का काल निर्धारण किया गया, क्या काल निर्धारण करा गया। अगर सैंधव सभ्यता के काल निर्धारण की बात आए तो सबसे पहले
सर जॉन मार्शल ने कब 1931 में। सबसे पहले कौन? सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने 1931 में किसके, इसके काल निर्धारण की बात करी तो उन्होंने टाइम पीरियड क्या बताया, 3250 ईसा पूर्व से 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया। ठीक है, ये टाइम पीरियड सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने बताया। इसके बाद एक दूसरे विद्वान है, उनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। क्या था? मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सैंधव सभ्यता का जब उत्खनन करवाया, ठीक है, मार्टिमर व्हीलर ने, तो 12 मुहरों के आधार पर और वहां से कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली, उसके अध्ययन के आधार पे या उससे एज पता करके इन्होंने जो पहले एज बताई थी वो थी 2500 ईसा पूर्व से लेकर कितना, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व तक। लेकिन इन्होंने कुछ दिन बाद संशोधन करके कितना बताया, संशोधन करके इन्होंने बताया 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 कितना, 1700 ईसा पूर्व इन्होंने बताया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। अब एक आता है कि जो उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे टाइम पीरियड पता लगाया जाता है, तो उसका नाम होता है रेडियो कार्बन पद्धति। क्या नाम होता है? रेडियो कार्बन पद्धति, जिसका टाइम पीरियड जो है सर्वाधिक मान्य भी है। यानी कौन आ जाएगा? सर्वाधिक जो मान्य जो टाइम पीरियड इसका देखने को मिलता है, सर्वाधिक मान्य समय अवधि जो देखने को मिलती है, समय अवधि यानी जो काल निर्धारण है किसके आधार पर, कार्बन 14 के आधार पर, जिसे रेडियो कार्बन पद्धति भी बोलते हैं। इसके आधार पर इसका जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 2350 ईसा पूर्व से लेकर के कितना माना जाता है, 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है, 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी सर्वाधिक मान्य समयावधि कार्बन 14, जिसे एनसीईआरटी में भी यही बताया गया। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर जॉन मार्शल ऐसे थे, मतलब इन्होंने जो टाइम पीरियड बताया। अब एक चीज और मैं बताऊंगा कि जो सैंधव सभ्यता जो थी, ये सैंधव सभ्यता का जो उद्भव हुआ, ये देसी था या विदेशी था, इसके लिए 2 सिद्धांत प्रचलित हैं सैंधव सभ्यता के उद्भव को लेकर। ठीक है, तो आप लोग ये लिख चुके होंगे, सैंधव सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। सैंधव सभ्यता का विस्तार के बारे में बता ही चुके हैं, सैंधव सभ्यता का उद्भव के बारे में बताएंगे। इसके बाद आएगा कि सैंधव सभ्यता के कुछ ऐसे स्थान या वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, नगर योजना कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, शहरी जीवन कैसा था, ये चीज बताऊंगा। कल मैंने ये बता दिया कि सैंधव सभ्यता की जो प्रकृति थी वो नगरीय प्रकृति थी, वहां से जो स्ट्रक्चर मिला है, जो शहर का स्ट्रक्चर मिला है कि समकोण पे एक दूसरे को सड़कें काटती थी, मकान जो बने होते थे बहुमंजिला बने होते थे, दरवाजे जो खुलते थे वो पीछे की गलियों में खुलते थे। ठीक है, रोशनदान अच्छे होते थे, जल निकास की प्रणाली बहुत अच्छी थी। तो इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बता देता हूँ कि उद्भव, सैंधव सभ्यता के उद्भव की बात चल रही है। सैंधव सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ किसी को नहीं पता, यानी विद्वान इस मत से, सैंधव सभ्यता में कई विद्वानों ने अध्ययन किया और वो लोग एक मत पे सहमत नहीं हुए, यानी कई विद्वानों के द्वारा जो है सैंधव सभ्यता का उद्भव अलग अलग बताया गया। तो कुछ विद्वान हैं जो किसको मानते हैं, कुछ लोग हैं जो विदेशी उद्भव का सिद्धांत मानते हैं। क्या? विदेशी उद्भव का सिद्धांत, और दूसरा जो है वो है देशी उद्भव का सिद्धांत, देशी उद्भव का सिद्धांत। यानी कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जो लोग ये मानते हैं कि जो सैंधव सभ्यता है इसका उद्भव कहाँ से हुआ, सुमेरियन सभ्यता से हुआ या मिस्र की सभ्यता से हुआ। तो सैंधव सभ्यता से इसका कुछ विद्वान मानते हैं, जैसे विदेशी उद्भव के जो सिद्धांत मानते हैं उनमें किनके नाम आते हैं,
उनमें इनका नाम आता है क्रेमर हो जाएंगे, ठीक है, क्रेमर हो जाते हैं, डीडी कौशाम्बी हो जाते हैं, डीडी कौशाम्बी हैं, डीडी कौशाम्बी हैं, व्हीलर हैं, एक और विद्वान आते हैं लियोनार्ड वूली हैं। कौन कौन से? मार्टिमर व्हीलर हो जाते हैं, क्रेमर हैं, डीडी कौशाम्बी हैं, एचडी सांकलिया आते हैं। क्या आते हैं? एचडी सांकलिया, ठीक है, आदि ये विद्वान हैं। इन लोगों ने अपने अपने मत बताए। तो जो पहला है ये क्रेमर, ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, ठीक है, 2400 ईसा पूर्व के पहले, यानी इन्होंने बताया कि 2400 ईसा पूर्व में एक ऐसी सभ्यता थी, यानी अपने यहाँ जो थी वो सुमेरियन लोग जो थे, सुमेर यानी मिस्र या मेसोपोटामिया के जो लोग थे बाहर आए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपने अनुकूल ढाल लिया। क्या कर लिया? यहाँ की संस्कृति को अपने अनुकूल ढाल लिया और यहाँ की एक नई सभ्यता के उद्भव के लिए वो लोग उत्तरदायी हो गए। तो क्रेमर क्या मानते हैं? सुमेरियन से हुआ है। सुमेर लोग कहाँ आए? भारत आए। सुमेर लोग भारत आए और इन्होंने क्या कर लिया? और इन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपने अनुकूल ढाल लिया और यहाँ की संस्कृति से घुल मिल गए। यहाँ की संस्कृति से क्या कर गए? यहाँ की संस्कृति से घुल मिल गए और इसी से एक नई संस्कृति का उद्भव होता है। इन्होंने ये बताया। दूसरे जो महोदय आते हैं इनकी बात आती है दूसरे पे, ये जो आते हैं व्हीलर या डीडी कौशाम्बी जो आते हैं, पहले आते हैं डीडी कौशाम्बी, ठीक है। ये मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है, ये चाहे कोई भी लोग हों, लेकिन जिन लोगों ने मिस्र की सभ्यता का उद्भव, मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्भव, सिंधु सभ्यता का उद्भव एक ही मूल के व्यक्ति के लोगों ने किया है। यानी इन्होंने माना है कि सिंधु सभ्यता हो या फिर कौन सी सभ्यता हो? मिस्र की सभ्यता हो और मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो जनक थे, एक ही मूल के व्यक्ति थे, यानी इन्होंने बताया चाहे कोई भी हो, ठीक है, डीडी कौशाम्बी ने, लेकिन जिन लोगों ने मिस्र की सभ्यता का उद्भव या मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्भव किया, उन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्भव भी किया। तीसरे आते हैं व्हीलर। तीसरे आते हैं व्हीलर। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि सैंधववासियों ने नगरीय सभ्यता जो थी, क्या सैंधववासी जो थे, सिंधु घाटी के निवासी जो लोग थे, इन्होंने, क्योंकि इनकी प्रकृति शहरी थी, तो इन लोग बताते हैं कि इन लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सीखा है। सैंधववासी जो हैं इनके बारे में ने नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया से सीखा। सैंधववासियों ने नगरीय सभ्यता, कहाँ से? नगरीय सभ्यता, यानी इन लोगों के पास जो नगरीय सभ्यता थी, ये लोगों ने कहाँ से सीखा है। कहाँ से सीखा? मेसोपोटामिया से। इसलिए ये बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये मेसोपोटामिया का एक उपनिवेश था। यानी इन्होंने क्या बताया? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता जो थी, इन्होंने ये बताया है कि ये एक उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। किसका? उपनिवेश था मेसोपोटामिया का। इसलिए ये बताते हैं कि जो मेसोपोटामिया से ही इसका उद्भव हुआ, यानी ये लोग विदेशी सभ्यता, यानी भारत से बाहर की उत्पत्ति को लेकर मानते हैं, ठीक है। चौथे जो हुए हैं, ये हुए हैं एचडी सांकलिया। इनके भी विचार देख लेते हैं। एचडी सांकलिया इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि ऐसे कुछ स्थान जो सुमेरियन सभ्यता में भी पाए जाते हैं, यानी ऐसे स्थान जो भारत में भी पाए जाते हैं और सुमेरियन सभ्यता में भी पाए जाते हैं, उसके समानता के आधार पर इन्होंने क्या बताया कि ऐसे स्थान जो कहाँ पाए जाते हैं? सुमेर में पाए जाते हैं। सुमेर में
सुमेर में पाए जाते हैं, सुमेर में पाए जाते हैं। वही स्थान या उसी तरह की जो वस्तुएं थी, ठीक है, उसी तरह की जो वस्तुएं थी वो भारत में भी पाई गई। इसलिए इन्होंने समानता के आधार पर कि सुमेरियन सभ्यता और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो एक ही थी, ठीक है, इस आधार पर ये लोग बताते हैं। तो ये लोग जितने भी लोग हैं, क्रेमर हैं, एल.टी.डी. कौशाम्बी हैं, व्हीलर हैं या एच.डी. सांकलिया हैं, इन्होंने यही बताया है कि जो सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ था ये सिंधु घाटी से, ये मध्य एशिया से जो लोग आए, सुमेरियन सभ्यता से आए, क्योंकि इससे पहले इस सभ्यता का विकास हुआ, इन लोगों का मानना ये, ठीक है। लेकिन ये तथ्य जो है ये विदेशी सिद्धांत है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए, कुछ अन्य विद्वान जो देसी सिद्धांत को मानते हैं, यानी सिंधु सभ्यता के देसी उद्भव के सिद्धांत को मानते हैं, वो लोग इन लोगों के कथन को क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, ठीक है। एच.डी. सांकलिया हो गए। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि विदेशी उद्भव के जो लोग पोषक थे, अब जो जितने भी लोग हैं सिंधु सभ्यता के विदेशी उद्भव की बात कर रहे हैं, ये सिद्धांत जो है उतना ज़्यादा मान्य नहीं है, क्योंकि अब जो विद्वान आएंगे जो देशी उद्भव को प्राथमिकता देते हैं, वो लोग ये बताएंगे कि देशी उद्भव के आधार पर हुआ। लेकिन इसके बाद हम गहनता से कल विचार करेंगे, ये चीज़ समझ में आएगी कि देशी उद्भव और विदेशी उद्भव में क्या सही है, या कोई तीसरा अन्य सिद्धांत है जिससे सिंधु सभ्यता का उदय हुआ है, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी और आप लोग इससे प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।